हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपको पता है यूनिट 10 हमारी खत्म हो चुकी है। आज हम लोग यूनिट 7 शुरू करने वाले हैं। आप बोलो सर, आप तो यूनिट 9 का बोल रहे थे, बट यूनिट 7 कैसे अचानक से आप शुरू कर रहे हो? तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो यूनिट 7 से आपका आधुनिक भारत शुरू होता है। यूनिट सेट 7, 8 एंड 9। अगर आप सिलेबस देखोगे तो यूनिट 7 से आपका क्या होता है? आधुनिक भारत शुरू होता है। तो याद रखना, आधुनिक भारत की क्लास आप समझना। क्या? आधुनिक भारत की क्लास समझना। और अब आधुनिक भारत ध्यान रखना, कुछ इस तरीके से पढ़ूंगा, कुछ डीप में जाऊंगा, कुछ डिटेल में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ऐसा पोर्शन आपका शुरू हो रहा है जो आपके हर एग्जाम में आता है, हर जगह पे आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके सामने आने वाली है। पढ़ने का तरीका आपको पता है, हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक वाइज जाते हैं। इसको देखेंगे, इनको देखेंगे, टॉपिक को देखेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, एक एक टॉपिक हम लोग जाते हैं, एक एक टॉपिक के हिसाब से हम देखते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करता हूँ, मैं आपको यूनिट के एक साथ भेज देता हूँ, सारे पीवाईक्यू बना के। तो आपसे कहता हूँ उसको सॉल्व कर लो, और उसकी आंसर की आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। अभी आपको यूनिट 10 की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट मिल चुकी है। यूनिट 1, 2, 3 आपकी मैंने पहले करा दी थी। एक कॉमन प्लेलिस्ट वहाँ बनी हुई है, हालाँकि फिर से कराऊँगा। तब तक नहीं हो पाती है, आप उसी को फॉलो करें। जब तक नहीं हो पाती है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है ना? तो यूनिट 7 आपकी शुरू होने वाली है। बहुत शानदार तरीके से होगी, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट जाते हैं, यहाँ-वहाँ नहीं भटकते हैं, काम की चीज़ें देखते हैं और अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलते हैं। ये जो क्लास अब आपकी होने वाली है, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए, सेट एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले सभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम के लिए, आने वाले क्या? सभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम्स के लिए। ये समझना, ये क्लास बहुत लेवल पे जाएगी, बहुत शानदार क्लास रहेगी। इस क्लास को हल्के में मत लेना। हल्के फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो फैक्ट्स यदि आपको चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको डाटा चाहिए, कंटेंट आपको चाहिए ना, याद रखना आपके लिए मिलने वाला है। और ध्यान रखना, अभी आपने यूनिट वाइज में करा रहा हूँ, बाद में टॉपिक वाइज में आपको अलग से ऐसे कंटेंट दूंगा तो आपने कभी नहीं मिले होंगे, ठीक है ना? शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। आपको पहले सिलेबस दिखा दूं यूनिट 7 का। आपके सामने सिलेबस, आप पढ़ सकते हैं इसको। यूनिट 7 का सिलेबस क्या है, ठीक है ना? तो यूनिट 7 का सिलेबस आपके सामने लगा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो आज का क्लास यही पे है कि रोज सोर्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्लास रहेगी बाइलिंगुअल, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। इसमें क्या कैसा होता है उनको जानना है। यहाँ पे देखो, मोस्टली आपको मैंने फैक्ट पढ़ा है, यहाँ पे फैक्ट कि बहुत सारे समाचार पत्र मैं आपको बता दूं, बहुत सारी साहित्य में आपको बता दूं, बहुत सारी चित्रकारी में आपको बता दूं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप से आएगा कि इन चीजों हम क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका यूनिट 10 भी काम में आने वाला है। क्यों आने वाला है आपको पता है? यूनिट 10 में आपने आधुनिक इतिहास लेखन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आधुनिक इतिहास लेखन को आपने यूनिट 10 में पढ़ा था। आधुनिक इतिहास लेखन क्या होता है, वो इस क्लास में भी डिस्कस होने वाला है। तो मैंने यूनिट 10 इसलिए करा कि यूनिट 10 आपकी हर जगह काम में आती है और हमेशा हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना? चलो, तो शुरुआत करते हैं बिना जैसे हम लोग क्या ब्रिटिश सत्ता का उत्थान पढ़ेंगे, भारत में अधिराज आधिपत्य पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो, ठीक है ना? भारत के प्रमुख राज्यों के साथ समन्वय, बंगाल राज्य, अवध राज्य, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब, इसको पढ़ेंगे। 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे इसमें हम लोग। कंपनी और ताज का शासन पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्रीय और प्रांतीय ढांचा पढ़ेंगे हम लोग। कंपनी के शासन में सर्वोच्च सत्ता किसकी थी, पुलिस सर्विस की थी, न्यायतंत्र कैसा था, पुलिस सेना कैसी थी, ठीक है ना? क्राउन कैसा था, इनको देखेंगे हम लोग। रजवाड़ों की रियासतों की सर्वोच्चता देखेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग देखते जाएंगे। ये आपका यूनिट 7 का सिलेबस है मात्र। यूनिट 7, 8 और 9 ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की है, आधुनिक भारत की है। और इसमें ही आपका आधुनिकोत्तर भारत भी आता है। क्या? स्वतंत्रता पश्चात भारत भी आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी आता है। उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना? प्रैक्टिस के लिए मैंने पूरा पीवाईक्यू करा के रखा है, आप उनको भी देख सकते हैं और फिर से कराऊंगा, उनको देख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए ऐसी यूनिट खत्म होती है, मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के भेज, क्या क्वेश्चन बना के भेज दूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। आज एक काम करूंगा मैं, अभी एक्चुअली क्या समय इतना नहीं मिल पा रहा है, व्यस्तता है, ठीक है ना? बट आप लोग क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट को चेक करते जाइएगा। डेली 7 बजे आपको क्लास मिलती है। अभी लगातार तो नहीं हो पा रही, बट जैसे ही मिलेगी 7 बजे आपको क्लास पे अपलोड हो जाती है। टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दी जाती है। इसकी नोट्स आपको पीपीटी कहाँ मिलेगी? तो डेस्टिनी मेकर नाम से टेलीग्राम चैनल है, एंड नेट जेआरएफ जंक्शन नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो बात करते हैं आधुनिक भारत के स्रोत। आपको पता है, जैसा कि हम स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास के अध्ययन में सबसे महत्व और स्रोत हम दो प्रकार के देखते आ रहे हैं अभी तक में। एक आर्कोलॉजिकल साक्ष्य देखते आ रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य देखते आ रहे हैं। एक हम लोग साहित्यिक साक्ष्य देखते आ रहे हैं। एक हम लोग क्या साहित्यिक साक्ष्य देखते आ रहे हैं।
पुरातात्विक स्रोतों में आपके सिक्के हो जाते हैं, आपके अभिलेख हो जाते हैं, आपकी भौतिक वस्तु हो जाती हैं। मतलब क्या, सारी भौतिक वस्तुएँ जो आपको दिखती हैं आँखों से, वो आपके पुरातात्विक साक्ष्य हो जाते हैं। उनकी व्याख्या इतिहासकार समय अनुकूल उपयोगिता के आधार पर करता है। साहित्यिक साक्ष्य में क्या है, बुक्स हो जाते हैं, लिटरेचर हो जाते हैं, धार्मिक साहित्य हो जाते हैं, धार्मिकेतर साहित्य हो जाते हैं, विदेशी साहित्य हो जाते हैं, ठीक है ना? बट आधुनिक काल में जो विशेषता बढ़ जाती है साहित्य में, याद रखना, आधुनिक काल में जो विशेषता सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, यहाँ पे सरकारी दस्तावेज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या? सरकारी दस्तावेज महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पत्र-पत्रिकाएँ महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती हैं। पत्र, पत्रिकाएँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ आपके लिए सरकारी दस्तावेज, पत्र-पत्रिकाएँ के साथ-साथ आपके लिए यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय पे लेटर इत्यादि लिखे गए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएँगे, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट्री आप लिखेंगे, वो महत्वपूर्ण हो जाएँगे। इसका विदेशी यात्री जो आपके आते हैं, वो लिखते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएँगे। इस प्रकार से आपको स्रोत देखने को मिलेंगे, है ना? तो आपको पता है, और जब स्रोतों की बात करते हैं, तो लिखा भी है देखो कि किसी भी कालखंड का अध्ययन क्या स्रोत से करते हैं, स्रोत से करते हैं। you know, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको याद रखना। बात करते हैं, जब आधुनिक काल की बात करते हैं, तो आधुनिक काल में क्या यूरोपीय एविडेंस अपने पास ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है ना? और जो कि यूरोपीय दस्तावेज़ आपके थे ना, वो ऐतिहासिक पद्धति में ही लिखे गए मोस्टली, एक प्रॉपर वे में लिखे गए। अपने यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ राजतरंगिणी की, राजतरंगिणी में क्या हुआ, इतिहास लिखा तो क्या है, बट क्या राजतंत्रों का इतिहास लिखा गया। पर जो यूरोपीय पद्धति, आधुनिक पद्धति है, यहाँ पे आपको हर वर्ग का इतिहास देखने को मिल, यहाँ पे आपको दस्तावेजी प्रमाण देखने को मिल जाएँगे आपको, इससे ऑथेंटिसिटी आपको पता चल जाएगी, भी स्रोत ऑथेंटिक कितने आपके प्रमाण लिखे हैं, ठीक है ना? बात करते हैं कौन-कौन से स्रोत आपके पास है, देखो यहाँ पे देखेंगे हम स्रोतों के प्रकार में, आपके पास आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य आपके पास, जीवन चरित्र और संस्मरण आपके पास, बायोग्राफीज़ हैं, मेमोरीज़ हैं, न्यूज़पेपर आपके पास है, ओरल टेस्टिमोनी आपके पास है, क्रिएटिव लिटरेचर सृजनात्मक सहायता आपके पास है, ठीक है ना? पेंटिंग्स आपके पास है, मॉन्यूमेंट्स आपके पास है, स्मारक वगैरह, फाइन्स और न्यूमेस्टर आपके पास हैं, ठीक है ना? सिक्के आपके पास। तो डिटेल में देखते हैं हम लोग एक-एक पॉइंट को कैसे क्या है, ठीक है ना? यदि अभिलेख की बात है, तो किस प्रकार के अभिलेख आपके पास अध्ययन के मिलते हैं। क्लास को आप लोग क्या करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और क्लास को शेयर भी कर दें। इससे आपके लिए कंटिन्यू जब भी कोई क्लास अपलोड हो, तो ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब पर वो क्लास आपके रिकमेंडेशन में आ जाए। तो क्लास में रिस्पॉन्स देते जाएँ, सिर्फ व्यू से आपका काम नहीं चलेगा, आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो आपके पास क्लास आती रहेगी। अभिनय की सामग्री की बात करते हैं, तो 1900 से लेके 1857 तक की बात करें, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक, प्रशासनिक, सैन्य गतिविधियों से बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करते हैं, नंबर 1 क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपको मिलेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। जो आपके मिडिल लोग थे, मध्यवर्ती लोग थे, जो सरकार और सामंत लोग मध्यस्थता निभाते थे, मीडिएटर थे, उनके दस्तावेज भी आपको मिलने वाले हैं, डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं। यहाँ पे जुडिशियल रिकॉर्ड भी आपको मिलने वाले हैं, प्राइवेट पेपर भी आपको मिलने वाले हैं, रिकॉर्ड प्रिजर्व अब्रॉड भी आपको मिला, जो विदेशों में संरक्षित आपके अभिलेख रखे गए हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिपोर्ट अभिलेखों की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैसे, देखो इसमें आपका मोस्ट क्या-क्या चीज़ आ सकती है आपके सामने, है ना? इनको आपको पढ़ना भी है। एक हिसाब से समझो कि आपका सिलेबस यहाँ पे डिकोड हो रहा है इस टॉपिक का। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड की बात करें, तो नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है नई दिल्ली में, जो कि 18वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, तब से लेकर आज तक के क्या पूरे दस्तावेज सुरक्षित वहाँ पे रखे गए हैं। जैसे कि आपको इनमें क्या 70-73 का रेगुलर एक्ट मिल जाएगा। ऐसे ही आपके और भी एक्ट जो आपके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके हैं, वो उसमें मिल जाएँगे आपके लिए, ठीक है ना? जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपको वो यहाँ पे मिल जाएँगे। 80-57 के बाद क्या चेंजेस आए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे देखने के लिए। साथ ही साथ सिविल सर्विस का गठन कैसे हुआ, वो आपको मिल जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब प्रारंभ हुई, वो आपको मिल जाएगा। प्रांत मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल जाएगी, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 76 में इस टाइम पे जनरल जेम्स रेनर की नियुक्ति के बाद भारत का वैज्ञानिक मानचित्रीकरण शुरू हुआ। जैसे भौगोलिक ज्ञान का प्रमाण नाम याद रखना आपको, रिफॉर्म ऑफिस अभिलेख याद रखना। ये जनरल जेम्स रेन भारत के वैज्ञानिक मानचित्रीकरण को आरंभ करते हैं, ठीक है ना? मैपिंग करते हैं, इसको आपको याद कर लेना बस। कुछ भी यहाँ पे देखो इस वाले चैप्टर में आपको बता, ऐसी आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी आपको याद करनी। मेमोराइज़ बहुत कम करना है, इसमें आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, समझना है कि क्या चीज़ किस में आती है। बस इससे आपका आंसर टिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल में या डीप में नहीं जाना कि बेटा नहीं हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। आपको मन शांत रखना है, उसको समझना है क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना? राज्य सरकार को अभिलेखों की बात करें, अब देखो एक और चीज़ आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं क्लास में पहले मैं एमसीक्यू लेके आता था पहले साथ में, बट लेके अब नहीं आता हूँ। अलग से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजता हूँ क्लास के पहले दिन ही या यूनिट खत्म होने के बाद। क्यों भेजता हूँ? क्योंकि आप लोग सॉल्व करो। यदि क्लास में मैं सॉल्व कराता हूँ तो आपको मेरा माइंड सेट लगता है कि हाँ, मैंने करा दिया, आप पे बन गए। वो क्लास में बन जाते हैं।
बट बाद में वो चीज़ नहीं बनती, दिक्कत आती है। मैं आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँगा, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? प्रोविंस की बात करते हैं, उसमें ब्रिटिश प्रांतों के अभिलेख भी शामिल हैं, प्रिंसली स्टेट के भी शामिल हैं, ठीक है ना? ठीक, न्यायिक जुडिशल की बात करूँ, तो आपके जो सेंट जॉर्ज फोर्ट्स है, सेंट जॉर्ज मद्रास प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, फोर्ट विलियम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, इनके जो आपके मेयर कोर्ट होते थे, कोर्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? आपके पब्लिश रिकॉर्ड में आपके पार्लियामेंट्री पेपर्स आपके हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्ट्स आपकी हो गई हैं, ठीक है ना? आपकी ये सारी रिपोर्ट्स आपकी हो गई, जो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। प्राइवेट पेपर में क्या, व्यक्तियों के, परिवारों के पर अब यहाँ पे तो इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो परेशान मत होना। ये आपके लिए कॉमन चीज़ है, आप समझ सकते हो। ह्यूमन सेंस जो आपकी फैमिलीज़ होती है, इनके जो आपके लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स वो आपको मिल रहे हैं, जो बैंक्स हो गए आपके, जो आपके ट्रेड घराने हो गए आपके पास, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के आपके आर्काइव्स हो गए, अभिलेख हो गए, वो आपको मिल जाएँगे इसमें। जो आपके नेशनल मूवमेंट्स होते हैं, वहाँ पे नेताओं के द्वारा जो पत्राचार किया जाता है, ठीक है ना? वो इसमें मिल जाएगा। कांग्रेस के दस्तावेज़ आपको मिल जाएँगे। आपको फ़ॉरेन में सर्विस रिकॉर्ड जैसे ब्रिटिश म्यूज़ियम में आपको मिल जाएँगे, इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड मिल जाएँगे, वायसराय, राज सचिव, ऑपरेशन अधिकारियों के पत्राचार, फ्रांस में भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? नीदरलैंड में आपको डच कंपनी के मिल जाएँगे, पुर्तगाल में आपको नेशनल आर्chiव ऑफ पुर्तगाल मिल जाएँगे आपको, पाकिस्तान में मिल जाएँगे, पेशावर में मिल जाएँगे। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के लिए जो अभिलेखित साक्ष्य हैं या लिखित साक्ष्य हैं, हमें कहाँ-कहाँ से मिल सकते हैं? देखा जाए नीदरलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, इंडिया कहाँ से मिल सकते हैं? तो अमेरिका से मिल सकते हैं। होना है, अमेरिका में 1-2 रिपोर्ट आ सकती है, जो न्यूयॉर्क वाला कांड है आपका, है ना? गदर पार्टी वाला, वो मिल सकता है। तो कुछ संभावना हर जगह पे, तो कॉमन सेंस से आंसर देना है, कोई डीप में जाके तो फँसना नहीं है, ठीक है ना? चलो, बात करते हैं बायोग्राफीज़ एंड मेमोरीज़ की। तो 1850 ओ 1819वीं शताब्दी में क्या होता है, 18 एंड 19th सेंचुरी में क्या होता है यहाँ पे आपके लिए कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए, ठीक है ना? भारतीय इतिहास को समझने के लिए क्या किया? जीवन चरित्र और संस्मरण अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं, है ना? आप देखेंगे इस टाइम पे कंटेम्परेरी साहित्य आपका जो समकालीन साहित्य था, उसका भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी देता है। जैसे मैं लिखूँ बायोग्राफी, मैं अपने जीवन चरित्र लिख रहा हूँ, तो मैं अपने जीवन के बारे में लिखूँगा। भीमराव अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है कि उस समय की समाज कैसी थी अपने जीवनी में, है कि नहीं? अच्छा, भीमराव अम्बेडकर की जीवनी का नाम क्या है? बायोग्राफी का नाम क्या है? बताओ। आपके भीमराव महात्मा गांधी की जीवनी का नाम क्या है? मेरे सत्य के प्रयोग, ठीक है ना? आपके बताओ दादा भाई नौरोजी की जीवनी का नाम क्या है? यदि लिखी है तो? बताओ आप लोग, ठीक है ना? तो उस टाइम पे जब मैं जैसे आज के समय में अपनी कहानी लिखूँगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में लिखूँगा, अपने पति के बारे में, पत्नी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, माता के बारे में, पिता के बारे में, पड़ोस अपने गाँव के बारे में, अपने बस एक्सपीरियंस के बारे में, ट्रेन एक्सपीरियंस के बारे में, स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में, कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में लिखूँगा। तो मेरे काल की सारी जानकारी आप जान सकते हो बायोग्राफ़ी से। तो उस टाइम पे कोई व्यक्ति बायोग्राफ़ी लिख रहा है, तो उस बायोग्राफ़ी से हम सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही आप देखोगे जो क्रिश्चियन मिशनरी अब यहाँ पे आती है, वो क्या करती हैं, आपके इंडिया में ट्रैवल करती हैं, है ना? भारत में यात्राएँ करना शुरू करती हैं और उससे आपको जानकारियाँ लेती हैं, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो आप लोग जो ईसाई मिशनरी आई थी, ब्रिटिश अधिकारी आए थे, उनको समर्थन प्राप्त था। जैसे सर जॉन सोर आए थे, चार्ल्स ग्रांट आए थे, जो आए थे मतलब नहीं है। इनके बारे में जो इन्होंने इतिहास लिखा होगा, इन्होंने जिन क्षेत्रों में धार्मिक प्रसार किया होगा, जो अपनी जानकारियाँ लिखी होंगी, उससे हम समकालीन इतिहास जान सकते हैं, ठीक है ना? तो आपके ट्रेवलर आते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, उनको हम जान सकते हैं। जॉर्ज फॉस्टर आपके आते हैं, ठीक है ना? जो कि 1783 में आते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बराबर ना? जॉर्ज फॉस्टर आपके आते हैं, इनका यात्रा वृत्तांत आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे आपके बेंजामिन हेन आते हैं, ठीक है ना? बेंजामिन हेमन आते हैं, जो कि आपको क्या सेवरल टूर थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, जो आपकी क्या भारतीय प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों का वर्णन करते हैं। कौन? बेंजामिन हेनेन। 1840 में आपके आते हैं, ठीक है ना? 1840 में आपके आते हैं और इस बुक में आपकी सारी जानकारियाँ देते हैं। इसको लिख लेना, बुक का नाम लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है ना? इसका नाम लिख लेना, ठीक है ना? अलेक्जेंडर बुर्नेस आते हैं आपके, बुर्नेस आते हैं, इनकी बुक का नाम 1834 में आते हैं, ट्रैवल्स इनटू बोखरा, भारत से काबुल तक की यात्रा का वर्णन करते हैं। बुक का नाम भी पूछा गया आपसे, बुक का नाम भी पूछा गया और काबुल से भारत तक की यात्रा की जानकारी पूछी गई। ये अलेक्जेंडर बुर्नेस की बुक में आपको मिलती है। 1834 में आपके पास आते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखोगे तो जी, सीजेसी डेविडसन महोदय का एक सीजेसी डेविडसन महोदय की बुक है। क्या बुक है? डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया। मतलब अपर इंडिया, उत्तरी भारत का आपका इतिहास मिलता है। क्या? डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया। इसमें आपको भारतीय इतिहास की जानकारी मिल सकती है। इन बुक के नाम याद रखना बेटा, किस व्यक्ति की कौन सी बुक है, ठीक है ना? अगर आप बोलते सर वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री बुक्स भाई राइटर्स हैं,
जो उस समय भारत में आए हुए हैं। जॉन बटलर साहब मिलते हैं। जॉन बटलर साहब को इंडिया में मिलेंगे। इनकी बुक का नाम क्या है? ट्रैवलर्स एंड असम एंड प्रोविंस ऑफ असम। आपसे पूछा गया कि असम के बारे में इतिहास की जानकारी किस इतिहास उससे मिलती है? ट्रैवलर्स से। जॉन बटलर से मिलती है, जॉन बटलर से मिलती है। ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ असम 1855 में ये भाई साहब ने यहाँ पे यात्रा की। बात करते हैं आगे, तो डब्ल्यू.एच. स्लीमन महोदय की। डब्ल्यू.एच. स्लीमन महोदय की आपसे बुक हो सकता है। की बुक का नाम 12 पूछे जनरली जर्नी ऑफ द जर्नी थ्रू द किंगडम अवध। अवध की यात्रा बताने उन्होंने किया। ये आपसे बहुत पूछी गई। ये अवध की राजनीतिक जानकारी देता है। ये अवध की जानकारी देता है, ठीक है ना? कर्नल सलीम। और जब बात आती है ना कि 1857 की रिवॉल्ट के पहले जब अवध को ऑक्यूपाइड किया गया था, तो आपकी आउटरम रिपोर्ट टाइप रिपोर्ट किया गया था, ठीक है ना? ये ना आउटरम रिपोर्ट की अच्छी से हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके बारे में अध्ययन कहाँ से मिलता है? अवध की राजनीति का एक क्वेश्चन बनता है। अवध की राजनीति के बारे में जानने के लिए अध्ययन किसने किया? तो जर्नी ऑफ द किंगडम ऑफ अवध में डब्ल्यू.एस. सलीमन ने किया है। यार डब्ल्यू.एस. सलीमन है, वहाँ पे आउटरम नहीं आएंगे। आउटरम की जो रिपोर्ट होती है अवध के लिए, ये ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन तो आपको गलत करते हैं, ठीक है ना? बात करते हैं आगे, समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात करें हम लोग। 1783 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट को प्रकाशित किया था, जो क्या प्रथम समाचार पत्र था। तो हमें क्या था? फर्स्ट समाचार पत्र था, ठीक है ना? 1780 में, कब? 1780 में। ये याद कर लें और अलग से लिख लेने को पॉइंट्स को। मैं आपको यहाँ पे खाली पेज क्यों देता हूँ? आप शॉर्ट नोट्स बना सको, है ना? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने क्या किया? बंगाल गजट प्रकाशित किया था, जो ये क्या प्रथम समाचार फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया था। इसका रखना पड़ेगा आपको, है ना? फिर आपको 1784 को कलकत्ता गजट आया था। क्या था? कलकत्ता गज़ट आया था, फिर बंगाल जनरल आया था आपका, फिर आपका ओरिएंटल मैगज़ीन ऑफ द कलकत्ता आया था, फिर कलकत्ता क्रॉनिकल आया था, मद्रास कोरियर आया था, बॉम्बे हेराल्ड आया था, ठीक है ना? इनकी डेट याद रखना, क्रम याद रखना बेटा। देखो, मैं बोल रहा हूँ बहुत क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, उसी तरीके से मैंने कंटेंट बनाया आपका। गज़ट, बंगाल जनरल, ओरिएंटल मैगज़ीन ऑफ द बॉम कलकत्ता, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कोरियर और बॉम्बे हेराल्ड। 1784, 1785, 1785, 88 और 89, इनकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, ठीक है ना? और बंगाल गज़ट किसने प्रकाशित किया बेटा? बंगाल गज़ट अगस्त जेम्स अगस्त हिक्की ने प्रकाशित किया था 1780 में, ठीक है? चलो, एक क्रम का रखना। साथ-साथ कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो फेमस फॉर सपोर्टिंग द नेशनल मूवमेंट एंड फॉर फियरलेस जर्नलिज्म। तो कुछ समर्थक पत्रकार भी थे राष्ट्रीय समाचार के, राष्ट्रीय आंदोलन के। कुछ निर्भीक पत्रकार आपके सामने आते हैं, जैसे कि द हिंदू नाम से आपके द हिंदू और स्वदेश मित्र के संपादक कौन? जी सुब्रमण्यम अय्यर। क्या? द हिंदू, जो कि आज भी चलता है, आप लोग पढ़ते रहते हैं, और स्वदेश मित्र, इसके संस्थापक कौन? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये आपके लोग फेमस व्यक्तित्व हैं, याद रखना। बात करें केसरी और तिलक की, बात करें केसरी और तिलक की। केसरी और तिलक किसने पब्लिश किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ केसरी व महाराष्ट्र, क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। याद रखना, मैंने एक क्लास करा के रखी है, जहाँ पे सारे न्यूज़पेपर पत्र पत्रिकाएं मैंने करा के रखी हैं। आप उनको देखोगे, वहाँ पे क्रोनोलॉजी भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे राइटर्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, याद रखना। मैंने करा के रखी है, ठीक है ना? द बंगाली के संपादक आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिल जाएंगे। द बंगाली के संस्थापक आपको कौन मिल जाएंगे? संपादक द बंगाली। अच्छा, एक ऐसी गाली, सॉरी, एक ऐसी सब्जी जो खाई जाती हो, अच्छा, एक ऐसी भाषा खाई जाती हो। चलो, याद रखना इसको। संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, हाँ। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने और मोतीलाल घोष ने की थी। क्या? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी, तो याद रखना आप लोग, ठीक है ना? और मोतीलाल घोष, ठीक है ना? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका वॉज फाउंडेड बाय शिशिर कुमार घोष एंड द मोतीलाल घोष, ठीक है ना? सुधारक का संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से। इसको रखना, सुधारक, ये आपसे पूछी जाती है बेटा, ध्यान रखना। देखो, जहाँ पे आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है ना, जिस तरीके से शुरुआत में मैंने क्या किया, कुछ पेपर आपको क्रोनोलॉजी में दे, यहाँ पे क्या किया, जो पब्लिशर पूछे जाते हैं पब्लिशर के नाम यहाँ पे लिख दिया। क्या आप इनके शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे? एक पूछी जाती है, शॉर्ट नोट्स बनाना है,
यदि आप बोलो कि मैं क्लास में आके पढ़ा दूँ, आपको याद नहीं होगा। सॉरी, इस वर्ड यूज़ किया, आपको कतई याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा भैया? क्लास में कोई चीज़ याद नहीं होती। क्लास में एक वे चाहिए होता है, नोट्स चाहिए होते हैं, कंटेंट चाहिए होता है, पढ़ाने का तरीका चाहिए होता है। वो मैं आपको दे रहा हूँ, पढ़ने का तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को याद रखना, आप क्लास में याद नहीं कर पाओगे। क्लास में यदि आपको याद करना है, तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना? मैं कहूँ क्लास को पॉज़ करो और पेन कॉपी लेके बैठो, उसको लिख लो। अब मैंने आपको पीडीएफ पहले ही भेज देता हूँ। इस पीडीएफ को क्या करो, लिखो, रट्टा मारो, कैसे भी करो, टाइप करो, प्रिंट आउट निकलवाओ, ठीक है? तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। वॉइस ऑफ द इंडिया के प्रकाशक दादा भाई नौरोजी। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। वॉइस ऑफ इंडिया, द इंडियन इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना? विदेशों में भी क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन हुआ। जैसे कि विदेशों में कौन थे बेटा? लंदन में आप जाओगे तो लंदन में आपको श्याम जी कृष्ण वर्मा मिलेंगे। विदेशों में कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा मिलेंगे। और बर्लिन में आपको वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? इनका तलवार प्रकाशित किया गया था। तो श्याम जी वर्मा और बर्लिन में वीरेंद्र नाथ तलवार। तो याद रखना, लंदन में भी तलवार आया था। लंदन में तलवार कौन लेके आया था बेटा? तलवार आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। बात करूँगा मैं बर्लिन में, तो बर्लिन में तलवार कौन लेके आता है? इसको याद रखना, तलवार कौन लेके आता है? आपको वीरेंद्र चट्टोपाध्याय नाम याद रखना पड़ेगा। क्या? वीरेंद्र चट्टोपाध्याय नाम आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, सैन फ्रांसिस्को में गदर आया था। और वैंकूवर में आपका वैंकूवर से आपको तारानाथ द्वारा हिंदुस्तान प्रकाशित किया गया। विदेशों में आपके भारतीयों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधि में छापे पत्र पत्रिकाएं, इसको याद आपको रखना पड़ेगा। बात करते हैं ओरल एविडेंस की। तो जो ओरल एविडेंस को जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, आपने दादाजी सुना, दादाजी से कि नहीं? मैंने अभी आप मेरी एज के हो मोस्टली ना, तो आपने अपने दादाजी लोग से सुना होगा कि 1947 की घटनाएँ कैसे क्या थी? इंदिरा गांधी की घटनाएँ कैसे क्या थी? तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, मौखिक रूप से चलता है, तो मौखिक इतिहास कहा जाता है। ठीक है ना? हालाँकि लिखित प्रभाव के प्राय संदिग्ध माना जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? इसको याद रखना। और फिर भी क्या होता है, इनकी पुष्टि अन्य स्रोतों से कर जाती है। यदि इनकी पुष्टि हो जाती है, क्या? अन्य स्रोतों से तो क्या होता है, इनका वैल्यू बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है। ठीक है ना? फिर इसके आपको ट्राइबल हिस्ट्री में काम आता है, ये रूरल सोसाइटी में काम आता है, लोकल मूवमेंट्स में काम में आता है, फ्रीडम स्ट्रगल में काम में आती है ये चीज़ें आपकी। बात करूँ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की, तो 19वीं-20वीं शताब्दी में उपन्यास, कहानी, निबंध जैसी नई साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ था। ठीक है भैया, नॉर्मली चीज़ है तो, ठीक है ना? इस समय पे क्या हुआ था आपके, जो आपके न्यू लिटरेचर थे उसमें क्या, नॉवेल्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज़ आपकी हो गई हैं, ऐसे डेवलपमेंट, निबंध आपके हुए, निबंधात्मक शैली में आपकी घटनाएँ लिखी जा रही हैं, ठीक है ना? वही सारी चीज़ें क्या देती हैं, ये सारी चीज़ें क्या इंडियन सोसाइटी को एंड नेशनल मूवमेंट को समझने का मौका देती, चांस देती, कैसे समझो? बहुत एक अच्छा खासा स्रोत है, जो हमें इनके बारे में बताता है। इस समय पे क्या आपके उर्दू कवि से मोहम्मद इकबाल आ चुके थे। उर्दू में कौन? याद रखना बेटा, ये पूछा गया उर्दू इतिहासकार या उर्दू साहित्यकार में आपके कौन? मोहम्मद इकबाल। बहुत पूछा गया आपसे कुछ इकबाल, ठीक है ना? हिंदी में आपको तुर्कान त्रिपाठी निराला जैसे बहुत साहित्यकार आपको मिल जाएँगे, तुर्कान त्रिपाठी निराला, ठीक है? बंगाली में आपको मिल जाएँगे काज़ी नूरुल इस्लाम आपको मिल जाएँगे, नज़रुल इस्लाम आपको मिल जाएँगे। मलयालम में आपको मलयालम में आपको जी शंकर आपको मिल जाएँगे, शंकर आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? अब बात करें तमिल में आपको सुब्रमण्यम भारती आपको मिल जाएँगे। तमिल में सुब्रमण्यम भारती आपको मिल जाएँगे। तो ऐसे आपको क्षेत्रीय इतिहासकार, भाषाविद आपको साहित्यकार आपको मिल जाएँगे, जो कि विभिन्न भाषाओं में क्या करते हैं, साहित्य लिखकर आपको जानकारी देते हैं। उपन्यास की बात करें, नोवेल क्या होता है? द नोवेल एज़ अ हिस्टोरिकल सोर्स। जैसे यूरोपीय संपर्क में हम लोग आए तब से क्या हुआ, आपका उपन्यास लिखने का एक क्या हुआ, प्रभाव बढ़ गया, ठीक है ना? उपन्यास लेखन का विकास हुआ। जैसे कि आपसे पूछा गया आनंद मठ किसने लिखा है भैया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अब देखो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक से क्वेश्चन, बंगाली भाषा में लिखा गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ लिखा गया है। इसमें हमें सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है, क्या? सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है। इसी उपन्यास से हमने क्या वंदे भारत को लिया गया है। बात करूँ बंगाली साहित्य आपका हो गया, बात करूँ गुजराती साहित्य में नोवेल की बात करूँ, गुजराती साहित्य में क्या रहना है,
इच्छाराम सूर्यमन देसाई, इच्छाराम सूर्यराम देसाई, जिन्होंने क्या हिंद एंड ब्रिटानिया नामक राजनीतिक उपन्यास में ब्रिटिश भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है। क्या? हिंद एंड ब्रिटानिया, ठीक है? इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? गुजराती लिटरेचर में। बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो अपने आप में फेमस व्यक्तित्व रहे, ठीक है? इनके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने क्या डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम किया है। बंग दर्शन नामक क्या? गंगा दर्शनम नामक क्या चला है अपना, एक जर्नल भी उन्होंने अपना एडिट किया था, याद रखना। साथ ही साथ उनकी प्रमुख जो आपका फेमस कृति होगी आनंद मठ, बहुत फेमस की थी, जो जिसका हमने देखा। वंदे मातरम देसी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना था। वंदे मातरम इसी आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है? और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय गीत ही बनता है, क्या बनता है आपका? नेशनल सॉन्ग भी आपका कहा जाता है, ठीक है ना? उनकी अन्य कृतियों की बात करें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अन्य कृतियों की, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, ये आपसे पूछ रही है किसकी कृतियां हैं? दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, किसकी बेटा आपके याद रखना? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, किसकी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की ये कहानी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? क्लास थोड़ी लंबी जा रही है आई थिंक सो, देखते हैं कितनी लंबी जाती है। बस किस्मत रहे कि आवाज वगैरह सही रहे, कोई दिक्कत ना आई हो क्लास में, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हम लोग। हिंदी उपन्यास की बात करते हैं, हिंदी उपन्यास की बात करते हैं। हिंदी उपन्यास में आपको मुंशी प्रेमचंद आपको मिल जाएँगे। देखो बंगाली में कौन मिलेगा आपको? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मिल गए। गुजराती उपन्यास में आपको कौन मिल गए? इच्छाराम सूर्यराम देसाई आपको मिल गए, देसाई जी आपको मिल चुके हैं। हिंदी उपन्यास की बात करें तो यहाँ पे प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण नाम रहता है, ठीक है ना? उन्होंने क्या सामाजिक परिवर्तन के वाहक माने जाते हैं। और रंगभूमि, गोदान, प्रेमचंद का यार रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम जैसे ग्रामीण समाज और उनकी समस्याओं का चित्रण किया है इन उपन्यासों में, याद रखना। बात करते हैं फणेश्वर नाथ रेणु की बात करते हैं, तो उन्होंने मेला आंचल के माध्यम से ग्रामीण जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है। ये आपसे बहुत पूछा गया मेला आंचल। पाथिर पंचाली बंगाली में, इनकी क्या? फणेश्वर नाथ रेणु साहब की पाथिर पंचाली बंगाली में, प्रजा उड़िया में, कोसला मराठी में लिखी गई अन्य कृतियां, है ना? ध्यान रेणु साहब की, ध्यान रखना क्या? मेला आंचल, बहुत पूछा गया मेला आंचल आपसे। मेला आंचल, पाथिर पंचाली, पाथिर पंचाली, प्रजा उड़िया, कोसला मराठी इत्यादि तरह की बुक है। एंग्लो इंडियन में बात करें तो मुल्क राज आनंद आपके, जिन्होंने अनटचेबल और राजा राव का, ठीक है ना? अनटचेबल, मुल्क राज आनंद का क्या? अनटचेबल, एंड राजा राव का आपका पंतपुरा आपका ना। आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स आपको बहुत फेमस है। स्वामी एंड फ्रेंड्स आपकी अभी वो भी आती है, सिलीगुड़ी टाइम्स स्टोरी भी आती है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, थी ना? तो आर के नारायण ने पूछी गई बुक है आपसे, सारी पूछी हुई बुक है, पीवाईक्यू सब। उन्होंने क्या? मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण किया है। तो आपकी साहित्यिक शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोस्ट मास्टर और काबुली वाला ग्रामीण भारत का चित्रण किया है, ठीक है ना? याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर की दो शॉर्ट स्टोरीज हैं। शॉर्ट स्टोरी एक तरह किस कैटेगरी में, कैटेगरी याद रखना आपको क्या? ये तो कैटेगरी याद करना, शॉर्ट स्टोरीज है क्या क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर की पोस्ट मास्टर, जो कि आप लोग पढ़ते थे सिक्स या फोर्थ या फिफ्थ क्लास की, उसमें आती है। और कबली वाला, ठीक है ना? अब बात करते हैं प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी की शॉर्ट स्टोरी क्या है प्रेमचंद जी? तो कफन, उसकी रात, ग्रामीण गरीबों दर्शाती क्या? कफन एंड पूस की रात, पूस की रात, ये आपको पोएट्री याद रखना है, ठीक है ना? ठीक। शतरंज के खिलाड़ी तत्कालीन राजनीतिक इतिहास को दर्शाती प्रेमचंद, ठीक है ना? बात करते हैं पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग्स आधुनिक भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने में सहायक होती है। कंपनी काल में पेंटिंग्स की बात करें, कंपनी काल में पेंटिंग्स की बात करें, तो हम देख सकते हैं क्या कंपनी काल में पटना में आरंभ हुआ, क्या आरंभ पटना में हुआ। वाराणसी और मद्रास के केंद्र बनते हैं। नीले हरे भूरे रंग का उपयोग किया जाता है। 1857 के विद्रोह दर्शाने वाली जो घटना है उनको चित्रकारी में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। फिर 1857 मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में कला विद्यालय स्थापित किए गए, है ना? 1850 कलकत्ता, मद्रास में आपके आर्ट कॉलेज स्कूल्स आपके स्थापित किए गए, ठीक है ना? और आपके 19वीं सेंचुरी में आपको क्या, 19वीं सेंचुरी में आपकी क्या, भारतीय कला में राष्ट्रवाद की प्रेरणा देखी आपको, ठीक है ना? और राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, लोक कलाकार आपको देखते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स का नेतृत्व किसने किया था? अवेंद्रनाथ बोस ने किया था। अवेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ नहीं, अवेंद्रनाथ है।
रवींद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है ना? ठीक, तो अब है ना थोड़ा आपको एक शॉर्ट नोट्स क्या करना है, आपको एक काम करना है शॉर्ट नोट्स। राजा रवि वर्मा और आपको नंदलाल बोस के बारे में आपको पढ़ लेना थोड़ा शॉर्ट नोट्स में। आपको बता दूँ, अभी अपनी एक सीरीज़ चली संविधान के अनजाने नायक। वो सीरीज़ आपको कभी-कभी मिलती है, मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलती है, 2 से 4 मिनट की होती है, तो आप देखते चलना। संविधान सभा के वो नायक उसमें बताए जा रहे हैं जो जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, है ना? उनका परिचय आपको बताया, उनकी बुक्स आपको बताई, पत्रिकाएँ आपको बताई जाती हैं। तो वहाँ से आपके पेपर में आने की संभावना बढ़ सकती है नए प्रश्नों की। साथ ही साथ एक और चीज़ हो सकता है कि उसके यदि वो सीरीज़ होती है तो उसके बाद एक चीज़ है जो प्रमुख व्यक्ति इतिहास के ना, उन व्यक्तित्व के बारे में हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे उसी तरीके से। क्या? शॉर्ट नोट्स में पढ़ लेंगे, ठीक है? जितने भी नाम हमारे पास हैं, इस बारे में शॉर्ट में जाने का ट्राई करेंगे उसी। वो सीरीज़ देखते हैं ना। पार्क की बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं और मॉन्यूमेंट्स में क्लास को रोकते हैं हम लोग यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर हम क्लास को रोकते हैं, ठीक है? यहाँ से हम क्लास को रोकते हैं, फिर ऑन करते हैं, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। क्लास हमें टू द पॉइंट चाहिए, लंबी नहीं चाहिए। इसी का पार्ट 2 करके मैं क्लास को बना दूँगा, याद रखना। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 करके इसी क्लास को मैं आपको बना दूँगा, ठीक है? यूनिट 7 की क्लास शुरू हो चुकी है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। आपको लाइक, कमेंट, शेयर करके मुझे मोटिवेट करना है, मुझे मोटिवेट करना है ना? आपको मुझे मोटिवेट करना है, ठीक है ना? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखना, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये सारी चीज़ें लोग पढ़ चुके हैं वैसे यूनिट 10 में। ये सारी चीज़ें 10 में लोग पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको यहाँ पे भी करा दूँगा इन शॉर्ट में। जैसे जो नए बच्चे यूनिट 7 से शुरुआत कर रहे हैं, क्रम से शुरुआत कर रहे हैं, उनको ऐसा ना लगे नहीं मैं आधा-अधूरा मिला है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगा, आप मुझे याद दिला देना। मैं आपको भेज दूँगा, तो आप सॉल्व करना शुरू कर दें। यूनिट 10 के भी आप लोग सॉल्व कर लो, उसके आंसर की अपलोड कर दी गई है। यूनिट 7 के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगा, उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है? चलो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें क्लास में।